नमस्कार सभी अधिकारियों को। और आज जो है हमारा जो टॉपिक है कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप क्या होता है। इससे पहले हमने जो है हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है राजभाषा का और उसको कुछ देखा था। और इस वीडियो में या इस क्लास में हम देखेंगे हमारी कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप क्या होता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। थोड़ा सा आप जो है इस पे नज़र लगा लीजिए। वैसे तो सभी को पता ही होता है कि हम कार्यालय में कैसे हिंदी का क्या प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम इसे थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। मैं इसे रीड आउट कर रही हूँ, आप प्लीज़ गौर से देखिएगा। सॉरी। कार्यालयीन हिंदी से अभिप्राय हिंदी के उस रूप से हैं जिसका प्रयोग प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को देश में संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 नवंबर 1949 को इसको जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था, जो हम इस पुस्तक में पीछे देख भी चुके हैं और लिखा हुआ भी है। तभी से हिंदी जो है कार्यालयीन भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। इस प्रकार कार्यालयीन हिंदी सरकारी कार्यालयों के कामकाज की भाषा है। यानी इसके हेडिंग के अंदर जो है बिल्कुल क्लियर है कि कार्यालयीन यानी कार्यालय के कार्यों के अंदर प्रयुक्त होने वाली हिंदी, तो ये इसका स्वरूप है। कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी की अपनी विशिष्ट शब्दावली, वाक्य रचना और पद रचना है। कार्यालयों में हिंदी विविध कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे टिप्पणी और लेखन, यानी टिप्पणी जो होती है वो नोटिंग होती है हमारी, और लेखन पत्र लेखन, हमारा जो ब्रीफ करते हैं उसे हम संक्षेपण कहते हैं, और विस्तार। कार्यालयीन हिंदी में विशिष्ट वाक्य रचना के द्वारा उसमें सरलता, सुबोधता और प्रामाणिकता लाना उद्देश्य रहता है। इसलिए कार्यालयीन हिंदी में भाषा का स्वरूप विशिष्ट होता है। यानी हम जो भी कार्य करते हैं कार्यालय के अंदर, ऑफिस के अंदर, वहाँ पे क्या होना चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है वो आसान होना चाहिए और सरल होना, सरल सुबोध लेकिन संक्षिप्त होना चाहिए। और ज़्यादा जो है टिपिकल लैंग्वेज का भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, समझने में भी उसमें आसानी होनी चाहिए। तो यही हमारा इसका उद्देश्य है। इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। कार्यालयीन हिंदी की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक से पढ़ रही हूँ, नंबर 1 से मैं शुरू कर रही हूँ। कार्यालयीन हिंदी में प्रयुक्त शब्द जो है निश्चित अर्थ देते हैं। यानी जो हम इसमें प्रयोग करते हैं वो निश्चित अर्थ देते हैं। जैसे अर्थ अनर्थ कौन से होते हैं, तो जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं ना कुछ शब्दों का, जैसे हम घर में पानी वानी कुछ भी बोल देते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम हमारी अगर अनौपचारिक रूप से बोलते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन कार्यालयीन हिंदी में उन्हीं शब्दों को चुन चुन कर हम लिखते हैं, प्रयोग करते हैं, जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। कार्यालयीन हिंदी का प्रयोग, 2 नंबर बोल रही हूँ। कार्यालयीन हिंदी का प्रयोग कार्यालयों में टिप्पणी यानी नोटिंग लिखने या पत्राचार लेटर्स के संदर्भ में होता है। ठीक है, हम कार्यालयों में हिंदी कैसे प्रयोग करते हैं, तो नोटिंग, ड्राफ्टिंग और लेटर राइटिंग के अंदर ही तो इसका प्रयोग करते हैं ना। 3 नंबर देखिए, कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप जो है औपचारिक होता है, अर्थात इसमें व्यक्ति सापेक्षता की अपेक्षा निर्व्यक्तिक संरचना होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की अपेक्षा पदनाम हाँ, हम किसी को बोलते हैं कार्यालय के अंदर, मुझे भी बोला गया था, और हम दूसरों को कईयों को बोलते हैं कि यहाँ जो है, या हम सभी की, हम खुद भी जानते हैं कि कार्यालय के अंदर हमारा नाम जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारा पदनाम क्या होता है और हमारा जो है हम किस जो है हमारा सर्विस कोड होता है, उस नंबर से जो है वहाँ पे हम जानते हैं। नाम हमारा बाद में आता है। आपने देखा होगा कि कोई भी लेटर लिखते हैं तो उसमें हस्ताक्षर पहले लिखा जाता है, उसके बाद नाम होता है, तो इसमें फिर पदनाम होता है। तो हमें जो है हमारा यहाँ पे पद क्या होता है, हमारा डेजिग्नेशन क्या होता है, दैट इज मस्ट इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग्स इन कार्यालय ऑफिस। भाषा कर्म वाच्य प्रधान होती है, अतः वास्तविक कर्ता का उल्लेख नहीं होता। जैसे अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता, गृह ऋण संबंधी आवेदन अस्वीकृत। तो ये कह रहे हैं कि भाषा में है कर्म प्रधान होता है, कर्ता नहीं होता है ना। तो कर्म प्रधान वाक्य होता है और कर्म प्रधान हमारा जो है वहाँ पे कार्य होता है।
और इसमें क्या है, जैसे अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता, इसमें जो अवकाश के बारे में बातें की गई है, ये वाक्य देखिए इन्होंने समझाया है कि किसकी, हम किसी काम की बात कर रहे हैं, यहाँ किसी व्यक्ति वस्तु स्पेशल उसका जो है यहाँ पे हमने इस वाक्य में वर्णन नहीं किया है। इस वाक्य के थ्रू हमें ये ही समझाया है कि कार्यालय जो होता है वहाँ की भाषा जो होती है वो कर्म प्रधान होती है। 5 नंबर देखिए, क्रमवाच्य वाक्य सांचों में सहायक क्रिया के रूप में जाना क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। अब ये जाना जो यहाँ पे लिखा है, ये जो लिखा है ये जाना दिख रहा होगा, नीचे नीचे देखना रेड लाइन के। तो ये कह रहा है कि क्रमवाच्य वाक्य सांचों में सहायक क्रिया के रूप में, और ये ब्रैकेट मान लीजिए इसको, जाना क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जो भूतकाल में गया आदि रूपों में परिवर्तित हो जाता है, जैसे भेजा जा रहा है, सूचित किया गया था, कार्यवाही की जाए, कार्यवाही, देखो कार्यवाही होती है, कार्रवाई होती है, ये जो कार्यवाही लिखा है ना यहाँ वाले, इसका मतलब होता है फॉरवर्डिंग, प्रोसीडिंग, वर्क के लिए आगे जो है कार्रवाई की जाए। और एक होता है कार्यवाही, जो होता है एक्शन लेना किसी चीज़ के ऊपर, जैसे पुलिस की कार्यवाही वो होता है। ये अलग अलग दो ऐसे शब्द हैं जो मैचिंग से लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत ही अलग होता है। तो ये कह रहा है कि कर्मवाच्य वाक्यों में जाना जो क्रिया होती है ना, उसको जो है हम ज़्यादातर यूज करते हैं, और जाना को हम फ्यूचर में भी ले जाते हैं, जैसे ये गया। और ये फॉरवर्डिंग लेटर्स या इनके अंदर, हमारे कार्यालय के अंदर हम जो भी वर्क करते हैं उसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी लेटर हम कहेंगे भेजा जा रहा है, किसी ऑफिसर को हम कहेंगे सूचित किया गया था, तो गया था, किया था, जाएगी, आएगी, ये कार्यवाही जो है ना, इस बेस पे जो है ये कह रहे हैं कि इनका ज़्यादा जो है क्रमवाच्य में प्रयोग किया जाता है। आफ्टर दैट 6 नंबर पे हम आते हैं, तो कार्यालयीन हिंदी में भाषा की सरलता और स्पष्टता अनिवार्य है। इसमें द्विअर्थी और अटपटे शब्दों के प्रयोग, हाँ कह रहे कि जैसे चलते चलते आना आना जाना, इस टाइप के शब्द जो होते हैं उनसे बचना चाहिए, और दूसरा अटपटे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। 7 नंबर पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हम आते हैं कि सरकारी जो कामकाज की जो भाषा होती है वो संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी हमारा काम जो है छोटा होना चाहिए, यानी जल्दी होने वाला होना चाहिए, और भाषा जल्दी समझ आने वाली होनी चाहिए। विचारों की स्पष्टता के लिए भी अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। अब हम 8 नंबर पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कार्यालयीन हिंदी में सामान्यतः अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है, जैसे वे, उन्हें आदि। पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक डेजिग्नेशन, एक पदनाम के रूप में काम करते हैं। तो ऑफिसेज में हम क्या बोलते हैं कि उन्हें दिया जाए, वे जैसे ज़्यादा हो जाते हैं, बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो हम वे बोलते हैं, वो शब्द नहीं यूज करते हैं। इसी तरह से 9 नंबर देखिए, सर्वनाम में एक व्यक्ति के लिए आदरार्थ, क्या है, आदरार्थ, आदर के रूप में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को आप कहते हैं देशी भाषा में, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जैसे उन्हें, उनसे, उनके, उनका आदि जो है सर्वनाम है उनका हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, सर्वनाम में एक व्यक्ति के लिए आदरार्थ यानी आदर सूचक बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है। वो कैसे करेंगे, जैसे हमारा कोई बड़ा ऑफिसर है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, हम उनसे कोई मिलने आया है, तो हम कहेंगे वे अपने काम में व्यस्त हैं। और एक देखिए है जो होता है ना, उस पर डॉट लगता है जब बहुवचन के अंदर जो है कोई वाक्य होता है। लेकिन जैसे ही हम आदर्श, जो इसमें लिखा है आदर्श सूचक है, आदर्श शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ जो है उसी तरह से उस एक वचन ऑफिसर को भी हम एड्रेस करेंगे, वे अपने काम में व्यस्त हैं लगाएंगे, हम है नहीं यूज करेंगे, है ना। नॉर्मल होता है तो कहेंगे वह अपने काम में व्यस्त है। ठीक है, 10 हो गया। उसके बाद देखिए 9 हो गया क्या, हाँ 10 देखिए और 11, आदरार्थ बहुवचन के कारण ही क्रिया में आदरार्थ बहुवचन की हो जाती है। आदरार्थ बहुवचन के कारण ही क्रिया जो है भी आदरार्थ बहुवचन की हो जाती है, जैसे करें, भेजें, बताइए, जो मैंने बताया ना, तो ऊपर डॉट लग जाता है, तो वही ये बता रहा है। मैंने हैं का एग्जाम्पल दिया था, इन्होंने की कार्यवाही करें और ये करें और उन्हें वहाँ भेजें, तो इस टाइप से जो ना ये बता रखा है यहाँ पे। 11 नंबर देखिए, अर्ध सरकारी पत्र की भी शैली जो होती है वो सामान्यतः कृतवाच्य, उत्तम एवं मध्यम पुरुष में होती है। अर्ध सरकारी पत्र जब आएगा हम इसे डिस्कस करेंगे वहाँ पे।
कार्यालयीन भाषा के संबंध में भारत सरकार की नीति है कि अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों के प्रयोग में किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए, यानी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम कार्यालयीन जो है भाषा जो है हिंदी का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है अंग्रेजी के कुछ शब्द आ जाते हैं जिसे हिंदी में हम प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए। हेजिटेशन को ही यहाँ पे हिचक शब्द का प्रयोग करके बताया गया है। जैसे है रजिस्टर होता है, हम पंजीयन या पंजीकरण, कई जगह तो हम कुछ भी यूज कर, लेकिन हम नॉर्मल लिखने में क्या है, रजिस्टर ही बोलते हैं, टाइपिस्ट ही बोलते हैं, टिकट ही बोलते हैं, टोकन ही बोलते हैं। ऐसे शब्दों की पद रचना, वाक्य रचना हिंदी की प्रकृति के अनुकूल ही होनी चाहिए। जैसे बैंक को हम बैंक ही बोलते हैं ना, और टिकटों, चेकों, न कि बैंक्स, टिकट्स, चेक्स आदि, हाँ वो करें, इसको हम बहुवचन में भी प्रयोग नहीं कर सकते। टिकट्स ऐसे नहीं, वो इंग्लिश में तो हो सकता है, लेकिन इसमें हम टिकट्स हिंदी में नहीं, है ना। तो ये इन्होंने थोड़ा सा बताया है। 13 नंबर पे देखिए, भिन्न भिन्न स्रोतों और भिन्न भिन्न प्रकृति के शब्दों का प्रयोग कार्यालयीन हिंदी की विशेषता है। इसमें संकर शब्दों का प्रयोग होता है, संकर यानी मिला के। और जैसे उप रजिस्ट्रार, रोजगार अधिकारी, यह विशेषता वाक्य रचना में भी देखी जाती है। ये जैसे एग्जाम्पल भी दिए हैं। ये कह रहा है कि कार्यालयीन हिंदी में हम संकर शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, यानी दो वाक्यों को एक साथ या दो शब्दों को जोड़कर एक वाक्य जो है हम प्रयोग करते हैं। जैसे दस्तावेजों, उर्दू की क्या है, साक्षांकित जो है प्रतियां संस्कृत और मंत्री महोदय की जानकारी के लिए प्रस्तुत पेश सामान्य। ये कह रहा है कि दस्तावेज जो है ना वो उर्दू का है, और ये क्या है, सांख्यिकी है क्या, साक्षांकित प्रतियां जो है ये संस्कृत का शब्द है। तो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिला के भी हम एक वाक्य बना सकते हैं, ये इनका कहने का मतलब ये, लेकिन अर्थ होना चाहिए उसका। कार्यालयीन हिंदी में आदेशात्मक वाक्यों का पर्याप्त प्रयोग होता है, जैसे फाइल प्रस्तुत, हाँ इसमें ज़्यादातर आदेश वाले जो हमें वाक्य देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑफिस ही हो गया तो हमें इसमें ज़्यादातर जो है आदेशात्मक वाक्य ही देखने को मिलेंगे। अब क्या है, समग्र कार्यालयीन कार्यों में प्रयुक्त हिंदी जो है कार्यालयीन हिंदी कहलाती है, और इसकी अपनी विशिष्ट अभिव्यक्त शैली होती है। कार्यालयीन हिंदी की भाषा सरल, स्पष्ट और छोटे वाक्यों से युक्त होनी चाहिए। तो इसमें ये बताया है, अगर इसका सार अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि कार्यालयीन हिंदी जो है वो कार्यालय के भाषा जो कार्यालय के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा होती है, वो सरल, स्पष्ट, सुबोध और एक क्या है, संक्षिप्त होनी चाहिए और समझने योग्य होनी चाहिए। तो इस टाइप से ये है, उसमें हम संकर शब्दों का, इंग्लिश के शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ होना चाहिए। और इसमें हम व्यक्ति जो होता है उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, व्यक्ति का पदनाम इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसमें जो है किसी का जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिविटी जो होती है ना, उसको इस पर बहुत ध्यान रखा जाता है ना। इसी के साथ जो है टाइम है, हम जो है हमारा जो नेक्स्ट जो प्रकरण है उसे भी यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, कार्यालयीन हिंदी की जो है शब्दावली जो है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पारिभाषिक शब्दावली क्यों कहते हैं। यानी कोई एक शब्द होता है, उसकी एक परिभाषा होती है, यानी जिसको परिभाषा कई शब्दों की नहीं होती। तो कह रहे हैं कि जिस शब्द की एक परिभाषा होती है ना, उसे हम पारिभाषिक शब्दावली में प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे पानी होता है, अगर हम इसे इंग्लिश में H2O बोलते हैं, तो ये जो है H2O है ना, हाइड्रोजन का एक है, ऑक्सीजन के दो जो है पॉइंट जो इसके अंदर मिल के और ये एक जो है H2O बनता है। तो इसमें क्या है, पानी जो होता है, ये इस प्रकार से हम टेलीविज़न का एग्जांपल लेते हैं। तो टीवी जो होता है, टेली मतलब कोई भी चीज़ जो होती है दूर से जो हम देख सकते हैं, टेलीविज़न का वैसे अर्थ होता है दूर से दिखाई देना कोई चीज़, ऐसे जो है। तो हम इसे टेलीविज़न पहले बोलते थे, आज हम इसे दूरदर्शन भी बोलते हैं ना, दूरदर्शन पे वो समाचार आ रहा था। और इसीलिए जो दूर से देखने वाली चीज़ें, तो हम अगर दूर से देखने वाली चीज़ बोलेंगे थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन हम इसे एक शब्द में बोलेंगे ना, दूरदर्शन, तो हमारे लिए ये काफ़ी जो है अच्छी भी लगेगी और काफ़ी सुविधाजनक भी हो जाती हैं कि ये चीज़ें। एक बार इसे पढ़ लेते हैं।
किसी विषय के विकास तथा उसकी अभिव्यक्ति के लिए उस विषय के अनुकूल शब्दों की आवश्यकता होती है। नए आविष्कार, नए विचार, नए सिद्धांत, नई अभिव्यंजनाएं नए शब्दों को जन्म देती हैं। नए विचारों की अभिव्यक्ति के लिए गढ़े गए ये शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं, जो मैंने अभी बताया। ये शब्द जिनका अर्थ जानने के लिए परिभाषा या व्याख्या की आवश्यकता होती है, वे ही पारिभाषिक शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए टेलीविज़न है, अर्थात टेलीविज़न है, यानी बंदी प्रतीक्षण शब्दों को भी ले सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, ये कोर्ट का, एक न्यायालय का एक शब्द है। और अंग्रेजी में टेली उपसर्ग का अर्थ है दूर, और विजन का अर्थ होता है दिखाई देना। इसी तरह दूरदर्शन भी बना है। अदालत में बंदी को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना। बंदी मतलब बंद व्यक्ति, मतलब जिसको पकड़ लिया गया है, उसे अदालत में प्रत्यक्षीकरण उसको प्रस्तुत करना। तो इस प्रकार से जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ अगर हम तोड़ के निकालते हैं तो यही निकला। इसी और एक शब्द में ये बहुत अच्छा, मतलब सुविधाजनक भी होता है कार्यालयों में प्रयोग करना। तो पारिभाषिक शब्दावली को तकनीकी शब्दावली भी कहा जाता है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग तकनीकी, वैज्ञानिक आदि विषयों में भी किया जाता है। सामान्य शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पे हूँ। सामान्य, अर्ध पारिभाषिक और पारिभाषिक। सामान्य शब्द जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं ना, खाना, जाना, सोना, उनका वैसे कोई उनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। लेकिन एक होता है जो है सामान्य शब्द जो है बोलचाल में, जैसे खाना पीना, यहाँ भी लिखा है सोना। और सामान्य और कुछ विशेष दोनों शब्दों संदर्भों में प्रयुक्त शब्द होते हैं। कुछ होते हैं सामान्य प्रयोग करते हैं, कुछ होते हैं विशेष, किसी विशेष संदर्भ के अंदर, संदर्भ में उस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा और प्रगति हैं, मंजूर हैं आदि अर्थ पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के अर्थ के साथ कोई विचार या संकल्पना जुड़ी होती है, अर्थात किसी विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित निर्धारित अर्थ में प्रयुक्त होने के वाले शब्द पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे विकिरण, रसायन, परमाणु, प्रतिनियुक्ति, बीजक आदि। तो अब इसमें कहा है कि एक प्रगति शब्द है जो अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं। तो प्रगति को हम हमेशा यूज़ नहीं कर सकते, जैसे H2O को यूज़ करते हैं। टेलीविज़न को हम कहीं भी रखो, टेलीविज़न बोलेंगे ना दूर से, इसका अर्थ भी ये निकलेगा। लेकिन प्रगति जो होती है वो अलग अलग संदर्भ जो होता है उसका देख के यूज़ की जाती है। जैसे कई किसी की कंडीशन में कहाँ प्रगति को यूज़ करते हैं, जैसे किसी का कोई सिलेक्शन होता है या किसी का कोई प्रमोशन होता है, या फिर कोई हो सकता है अपनी खेती में कुछ उन्नति कर रहा हो, तो उसी को हम प्रगति जो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इसको अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं। पारिभाषिक तो इन्होंने, मैंने पहले भी बताया था कि जो एक स्पेशल उनका एक मीनिंग होता है। जैसे परमाणु, परमाणु आप यहाँ भी इसकी डेफिनेशन यहीं रहेगी। आप दूसरी जगह जाके देख लिए तो सेम इनकी डेफिनेशन जो है सेम रहेगी। तो पारिभाषिक शब्दावली की अनिवार्यता क्यों हुई? आज का युग जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। विज्ञान के नए नए आविष्कार, ज्ञान विज्ञान के विकसित क्षेत्रों और उद्योगों के विस्तार तथा बढ़ते हुए चिंतन से समुचित परिचय कराने और पारस्परिक संवाद तथा विशिष्ट संप्रेषण के लिए सामान्यतः अथवा साधारण भाषा अपर्याप्त असमर्थ होती हैं, तो इनका नवीन शोधी और प्रयोगों तथा उपलब्धियों से लाभान्वित होने के लिए उन संबंधित जो है क्षेत्र की विशिष्ट शब्दावली का, उस संबंधित क्षेत्र की विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग आवश्यक है, ज्ञान आवश्यक है। और विशिष्ट क्षेत्र के ये विशिष्ट अभिव्यक्तियां ही पारिभाषिक शब्दावली की सृजन भूमि है। तो पारिभाषिक शब्दावली के गुण देखिए। पारिभाषिक शब्दावली जो है अभी हम बात कर रहे थे वही हैं, सरल, सुस्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए। इनमें क्या है, उपसर्ग, प्रत्यय आदि लगाकर नए नए शब्दों के निर्माण की क्षमता होनी चाहिए। उपसर्ग होता है किसी शब्द के आगे जुड़ के जो है उसके अर्थ को बदल देता है ना। जैसे करण है, करण के आगे हम अधि लगा देंगे तो क्या बन गया, अधिकरण, है ना। और कारण है, कारण के आगे हम ए लगा देंगे तो अकारण, ऐसे। और ऐसे इस तरह के कुछ शब्द होते हैं वो उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, है ना। तो इस तरह से ये हिंदी में 2 तरह के जो है प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है नए शब्दों के निर्माण के लिए। जैसे देखिए, मानव से मानविकी, मानवता, मानवीय, ये क्या है, ये पढ़ते हैं। क्योंकि देखो मानव से मानविकी पीछे जो है लगा है ना, इसलिए इसका अर्थ बदला, मानविकी प्रत्यय होगा, मानवता, है ना, प्रत्यय मानवीय। पारिभाषिक शब्द संक्षिप्त होने चाहिए, संभव हो तो बड़े परिभाषिक शब्द संक्षिप्त रूप से बनाए जाने चाहिए। जैसे ट्यूबरक्लोसिस के लिए टीबी। हाँ, अब ये बहुत अच्छी बात है कि पारिभाषिक शब्द जो है ना वो छोटे होने चाहिए। जैसे हम टीबी बोलते हैं, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, जो हमारी एक डिजीज होता है, रोग होता है,
तो ये कह रहा है उसी तरह से अक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए हम एड्स का प्रयोग करते हैं। इतनी बड़ी डेफिनेशन है, ये हमारे एग्जाम में आया था, मुझे नहीं पता कौन से ईयर में ये किस पे आया था। कोई किसी शायद ये एमए या बीए का कोई एग्जाम था, उसके अंदर ये इस तरह की फुल फॉर्म आई थी किसकी लिखी है। उस टाइम हमें लगता था इतना बड़ा कहाँ से लिखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि टिपिकल हो जाता है समझने के लिए। तो ये कह रहा है पारिभाषिक शब्दावली को शॉर्ट के अंदर भी संक्षिप्त भी इसको प्रयोग किया जाना चाहिए। पारिभाषिक शब्दों में अनुकूलता होनी चाहिए, अर्थात अन्य भाषा के शब्दों को अपनी भाषा की प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुकूल ढालने की क्षमता भी होनी चाहिए। जैसे अकेडमी का अकादमी और बाइसिकल का साइकिल, टेक्निक। हाँ, अब जैसे हम बाइसिकल, मैं मेरा बता दी हूँ, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग जो हैं बाइसिकल बोलते हुए। बाइसिकल, बाइसिकल देखना क्या लिखा है, बाइसिकल। बाइसिकल जो है बहुत कम ही सुनने को मिलता है, हम डायरेक्ट साइकिल कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी भी होनी चाहिए पारिभाषिक शब्दावली कि अपने अकॉर्डिंग ही वो चेंज हो जाए। उसको उसको किसी रूल को, उसके लिए रूल बनाए, उसके लिए मीटिंग की जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट के हम जैसे अपने को ढाल लेते हैं ना, उसी तरह से हमारी पारिभाषिक शब्दावली होनी चाहिए। तो ये सब समझाने का अर्थ ये है कि जो हम कार्यालयों में जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं ना, तो वो है कि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जैसे इसमें है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारा लेटर या नोटिंग हम करें तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें शब्दों का जो है चुनाव करके उसके अकॉर्डिंग ढाल देना चाहिए। उसके बाद जो है पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के 5 जो है सिद्धांत हैं। सिद्धांत देखिए, नंबर 1 है ग्रहण सिद्धांत है, यानी ये तीनों नंबर है। तो पहला जो है इसमें ग्रहण सिद्धांत के अंतर्गत यूरोपीय भाषा या अन्य भाषाओं के प्रचलित पारिभाषिक शब्दों का जो, हाँ, ग्रहण का मतलब होता है कि अपने अंदर समेटना। कोई चीज़ जैसे हम लेते हैं तो क्या है कि पारिभाषिक शब्दावली के अंदर ये गुण भी होना चाहिए कि वे दूसरी भाषाओं से, जैसे यूरोपीय भाषाओं से इसमें लिखा है, या अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपने अंदर ढाल लेती हैं। जैसे पेट्रोल होता है, फिर हम मोबाइल कहते हैं। ये जो शब्द है ना, ये हिंदी के नहीं है, लेकिन हिंदी ने अपने में समेट लिया है। तो ये गुण भी होना चाहिए पारिभाषिक शब्दावली में। दूसरा, अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत विदेशी शब्दों को, अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत विदेशी शब्दों को अपनी भाषा की ध्वन्यात्मक एवं व्याकरणिक विशेषताओं के अनुकूल परिवर्तित कर अपनी भाषा में शामिल किया जाता है। जैसे इंजन के लिए इंजन का प्रयोग किया जाता है, होटल के लिए होटल का प्रयोग किया जाता है। ये होटल वैसे दूसरा लिखना था, ऑफिसर के लिए अफसर का प्रयोग किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अनुकूल जो जो जिस चीज़ के हमें अनुकूल लगे ना, कि ये इसके अकॉर्डिंग हमें जो सही सूट हो रहा है, तो वो शब्द जो है वहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। हॉस्पिटल्स के लिए अस्पताल। तो ये कह रहे हैं कि कुछ शब्द जो हैं अंग्रेजी के होते हैं, कुछ दूसरी भाषाओं के होते हैं, तो अगर उनको हिंदी में अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जैसे इंजन जो है तो इंग्लिश का, लेकिन इंग्लिश के शब्द को ही हम हिंदी के अंदर इंजन बोलते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन लिखने का फ़र्क है। तो ये कह रहे हैं इस टाइप से अनुकूलन का सिद्धांत भी जो है हमारी इस भाषा में है। एक संचयन का सिद्धांत, और एक कह रहा है कि पारिभाषिक शब्दावली वाली जो हमारी डेफिनेशन है उसमें ये होना चाहिए। एक होता है संचयन के सिद्धांत के अंदर जो है भारतीय भाषाओं, उपभाषाओं तथा बोलियों के उपयुक्त शब्दों का जो है पारिभाषिक रूप में संचयन व प्रयोग किया जाना अपेक्षित होता है। जैसे बंगला से उपन्यास, गल्प संदेश कविराज, मराठी से टिकाऊ। ये कह रहा है संचयन। संचयन जो होता है यानी भाषाओं के अंदर संचयन की जो है क्षमता भी होनी चाहिए। बंगला से जो उपन्यास ये हमने लिया है हिंदी में, मराठी से टिकाऊ, गुजराती से, पंजाबी से लंगर, ये सब जो हम प्रयोग करते हैं हिंदी में। ऐसा नहीं है कि लंगर सिर्फ पंजाब में प्रयोग किया जाता है, हम हिंदी में भी कुछ लिखते हैं तो वहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो हम उसे संचय करके हमारी हिंदी में भी जो है डाल रहे हैं। और पारिभाषिक शब्दावली का जो है नेक्स्ट जो इसका अगला सिद्धांत है वो है निर्माण का सिद्धांत, यानी कुछ शब्दों को इसमें निर्माण भी किया जाता है। जैसे निर्माण जो है उपसर्ग या प्रत्यय लगा के जो हम बातें कर रहे थे, दो धातुओं को मिलाकर भी सामासिक शब्द, समास भी होते हैं, आपने कभी सुना होगा, समास होते हैं, जो है तत्पुरुष समास होते हैं, उपमा, और काफ़ी हमारे उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, कुछ काफ़ी जो है हमारे जो हैं समास जो है तत्पुरुष होते हैं और करण तत्पुरुष होते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे जो है द्विगु समास होते हैं, उनकी यहाँ पे बात कर रहा है। मैं जो बता रही थी वो अलंकार वगैरह, दैट इज़ ऑर्नामेंट, अलंकार होते हैं। अलंकारों से भी हम शब्दों का, लेकिन अलंकार जो है वो बहुत टफ हो जाते हैं, वो भाषा में जो है प्रयोग करने से थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। तो ये समास जो है जैसे पद
प्लस में अधिकारी, ये पदाधिकारी हो गया वैसे, लेकिन इसका कोई अर्थ अगर निकलता है जैसे पद पे बैठने वाला अधिकारी, तो इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक अर्थ नहीं निकल रहा है। तो हम इस जो तरह के जो समास, बहुत सारे समास होते हैं, तत्पुरुष होते हैं और द्विलिंगी दो, जैसे दो आनों का समूह, उसमें समूह हो जाता है। तो ये कह रहा है ये सामासिक शब्द से जो एक शब्द को तोड़ के या फिर उनको मिला के हमारा एक पर प्लस में शिक्षण है ना, जो प्रशिक्षण होता है, तो ये जो शब्द बनते हैं, निर्माण की क्षमता भी पारिभाषिक शब्दावली में होनी चाहिए। अनुवाद सिद्धांत, तो अनुवाद करके जैसे हम लिख लेते हैं शब्दों का, जैसे इसमें लिखा है वर्कशॉप है, और उससे पहले जो ये रहा वर्कशॉप यहाँ पे है, और ये बहुत सारे शब्द हैं जो आप देख सकते हैं, कोल्ड वार, शीत युद्ध, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये कह रहा है कि इनको हम कन्वर्ट करके, इनको हम ट्रांसलेट करके भी डाल सकते हैं। तो ये पांचों सिद्धांत जो है ये यही कह रहे हैं, पारिभाषिक शब्दावली में अनुकूलन, संचयन, निर्माण और अनुवाद का सिद्धांत भी होना चाहिए। अब वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हिंदी में हमारी में ये सब है क्या है, देखते हैं। वर्तमान समय में हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्दों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग इतना व्यवहारिक हो चुका है कि देश के छोटे से छोटे गांव में वार्तालाप के दौरान लोग गणित, प्रशासन, न्यायालय विज्ञान आदि क्षेत्रों के पारिभाषिक शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। जैसे टेंडर होता है, इलेक्शन होता है, जज होता है, बॉन्ड्स, बोर्ड, इंजीनियर, न्यूज, ये सारे जो लिखे हैं ना, कागज, कॉलेज, पेंटर और बैंक, ये सब जो ट्रेन वगैरह सब जो शब्द दिए हुए हैं, ये क्या है, इस प्रकार पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग क्षेत्र विशेष की अवधारणा को समझने में सहायक होता है। ये कह रहा है कि हमारी हिंदी जो है ना, ये सारे इंग्लिश के जो भी शब्द दिए हुए हैं, टेलीफोन, लाइट, मोबाइल, सॉरी, ये सब अब अपने अंदर जो है इसने ढाले हुए हैं। तो ये हुआ हमारा पारिभाषिक शब्दावली का जो है क्या अर्थ है, कैसे। अब देखिए सरकारी पत्राचार में प्रयोग होने वाले पत्राचार के विभिन्न प्रारूप। हाँ, अब ये कह रहा है कि सरकारी पत्राचार में प्रयोग होने वाले पत्राचार के विभिन्न प्रारूप हैं। तो मैं देखती हूँ कि क्या इसको अलग वीडियो में डालना चाहिए या इसी में ये आ सकता है। तो नहीं, पत्राचार के बहुत से प्रारूप दे रखे हैं, आम प्रयोग के पदबंध, तो आई थिंक इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। उसके बाद हमारा प्रशासन आ जाता है। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आशा करती हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और डायरेक्ट क्लास में पूछ भी सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट हमारी कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। यस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं अच्छा लगे तो कमेंट में लिख देना कि ये इसमें कमियां हैं, ताकि मैं इसको इम्प्रूव करूं। और ये सिर्फ आपकी सहायता के लिए हैं, क्योंकि जो कक्षाएं नहीं ले सकते हैं ऑनलाइन कक्षा में, तो ये देख सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल से एक एक चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि कक्षा जो होती है उसमें क्या है कि एक एक जैसे लाइन होती है ना, उसको पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सा 1 घंटा का टाइम होता है। तो उसमें आप देखो, इसमें ये 30 मिनट के अंदर इतना सा कवर हुआ है, लेकिन उस 30-40 मिनट्स के अंदर हमें जो है पूरा जो एक पार्ट होता है उसे कवर करना होता है। बीच में किसी के सवाल भी आ जाते हैं, तो यहाँ जो है फ्रीली जो है एक एक लाइन को बताया गया है। और चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।